हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्तान में सीमेंट की कीमतों को पर लग गए। सीमेंट की बोरी में मजीद 15 से 20 रुपए फी बोरी इजाफा कर दिया गया। कीमत 530 रुपए हो गई। गुज़िश्ता रोज भी सीमेंट की बोरी में 15 रुपए इजाफा देखने में आया था। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान बोरी की कीमत में 30 रुपए इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रूही इकबाल सादिक ने। इकबाल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, मुल्तान के इलाका टिम्बर मार्केट इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर हम जानेंगे कि जो सीमेंट बोरी की कीमत है वो इस वक्त क्या है, क्योंकि सीमेंट बोरी की कीमतों में दोबारा से इजाफा हो गया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब बजट पेश किया गया है तो हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ दिया जाता, कुछ महंगाई तोड़ी जाती, लेकिन अब सीमेंट की बोरी में आज फिर इजाफा हो चुका है। कितना इजाफा हुआ है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस दुकान के मालिक, इनसे हम जानते हैं। दोस्त, मुझे बताइएगा कल क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं, कितना इजाफा हो गया? अस्सलाम वालेकुम। सीमेंट के रेट में कल से और आज के दरमियान 20 रुपए का फ़र्क आया है। कल 510 रुपए था और आज 530 रुपए हो गया। तो ये आप क्या समझे, कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, क्यों आपको कीमतों में इजाफा करना पड़ा? यही पेट्रोलियम की वजह, अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं और पीछे से ये पेट्रोलियम की वजह से सारे रेट बढ़ा रहे हैं। आपको पीछे से सीमेंट कितने का मिल रहा है? ये 510 रुपए 15 रुपए आ रहा है। क्या आप 10 और 5 रुपए के मार्जिन से? या 10 रुपए की बचत है। जी, इनका ये कहना है कि एक तो पेट्रोल महंगा होने के बाद जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, किरायाजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इनको कीमतों में इजाफा करना पड़ा है और पीछे से इनको जो बोरी है वो 500। सीमेंट की कीमत में फी बोरी 15 से 20 रुपए का इजाफा देखने में आया है। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गरीब का अपना घर बनाने का ख्वाब टूटने लगा। सीमेंट की कीमतों के बाद सरिये की कीमत में 3 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। सरिया 112 रुपए से बढ़कर 115 रुपए का हो गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा सरिये की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, मकान बनाने के हवाले से जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो बढ़ने लगी हैं। अब सीमेंट के रेट में इजाफे के बाद सरिये की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पिछले 2 रोज के दौरान जो सरिये की कीमत है उसमें 3 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया। जो सरिया 112 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा था परचून में, अब उसी का रेट 115 रुपए हो गया है। 3 रुपए इजाफा देखने में आया। सीमेंट की अगर बात करें ना तो सीमेंट में भी जो है 2 रोज कबल जो है कीमतों में इजाफा देखने में आया। सीमेंट की कीमत में भी 15 रुपए मिल मालकान की जानिब से इजाफा किया गया है। गरीब के मकान बनाने में मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया गया था। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। सर, आप बताइएगा, सीमेंट की कीमत में इजाफा हुआ, अब सरिये की कीमत में इजाफा हुआ है, सेल कैसी जा रही है? सेल जो पहले जो थी ना उसके हिसाब से बहुत कम हो गई है सेल। रेट के हवाले से देखा जाए तो अगर इनको रेट कम करना चाहिए था। इस हिसाब से 2 दिन तो हफ्ता और संडे को, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, उसके हिसाब से जो सेल आउट है ना बहुत कम है, मजीद बहुत कम हो गई है। आज बिल्कुल पहले ही कारोबार लॉकडाउन के बाइस मुतासिर हो रहा था दुकानदारों का, अब जो है आए रोज कीमतों में शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे ही रह गए। सनावा के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा 1.5 माह से नायाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं ताहिर चौधरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनामा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात करें ना तो चीनी यहाँ पर मौजूद है, ना ही आटा मौजूद है। एक जानब तो गवर्नमेंट की जानब से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। चीनी की कीमत जो है 68 रुपये, ये रेट लिस्ट तो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर 1.5 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, चीनी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर की रौनकें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। शहरी आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन जिन चीज़ों में रिलीफ दिया गया है, अशिया खुर्दनोश में आटा है, चीनी है, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों ने अब यूटिलिटी स्टोर का रुख करना ही छोड़ दिया है और रिलीफ के नाम पर आवाम के साथ जो है धोखा किया जा रहा है। आवाम यहाँ पर आती है ख़रीदारी करने के लिए, अशिया खुर्दनोश ना होने की वजह से खाली हाथ लौट कर वापस चले जाते हैं। चीनी है जो सबसे अहम ज़रूरत है, आटा है जिसकी कीमत यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये है और चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर पर इसकी प्राइस 68 रुपये है। ओपन मार्केट के हवाले से बात करें तो चीनी 80 से 82 रुपये। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब हो गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, ज़िला इंतजामिया का मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सरकारी निर्खनामे से जायद पर चीजें फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया।
तमाम कार्रवाई MDA, न्यू मुल्तान, गुलगश्त और चुंगी नंबर 9 के अतराफ में की गई है। आपको बता रहे हैं, ज़िले इंतजामिया का मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सरकारी निर्खनामे से जायद पर चीजें फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। तमाम तर कार्रवाइयां MDA, न्यू मुल्तान, गुलगश्त और चुंगी नंबर 9 के अतराफ में की गई हैं। मुल्तान में डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की जेर निगरानी गला मंडी में छापा मारा गया। 4080 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्च पाउडर, 120 किलो गंदम का चौकर और 40 किलो खुला रंग जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 100 किलो हल्दी पाउडर, 80 किलो चावल का आटा और 30 लीटर ऑयल भी जब्त कर लिया गया। गला मंडी में वाक़े गुलाम मुर्तजा चक्की सुर्ख मिर्च में रंग और गंदम के चौकर की मिलावट करने पर सर बामुहर कर दी गई। मोहम्मद सईद चक्की हल्दी में रंग और चावल के आटे की मिलावट करने पर सील कर दी गई। मसाला चक्की को खुले रंग की मिलावट करने, फाइनल प्रोडक्ट पर लेबलिंग ना होने पर सील किया गया है। आपको अपडेट करेंगे लिया से, जहां डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून और MPA लिया इजाज अचलाना ने सूबाई बजट को मुस्तरद कर दिया। MPA ने कहा कि बजट में आवाम से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा MPA का मजीद क्या कहना है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के MPA और DG खान डिवीजन मुस्लिम नून के सदर जो है महारजा असलाना, उन्होंने सूबाई और वफाकी बजट को हुकूमत की जानब से बजट पेश किया, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते उनका यही कहना है कि जनूबी पंजाब के लिए बड़े ऐलानात तो सुनने को मिलते थे, लेकिन इस बार वो ऐलानात भी नहीं सुनने को मिले और हर हवाले से जो बजट है ये मुकम्मल तौर पर जो पसमानदा अजला उनको नज़रअंदाज किया गया। महारजा असलाना से बात करते हैं। मतलब बजट को किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बजट जो है वो उसको पूरी कौम ने, हर तबका ने मुस्तरद कर दिया है। उसमें मनसूबाबंदी का फुकदान पाया गया है और लोग भी इनसे यही तवक्को रखते थे कि इनका न कोई विजन है, ना ही ये कोई काम कर सकते हैं, ना ही होना है। इस लिहाज से कौम की ने बजट पेश किया है, जिसमें आपने ना देखा होगा कि जिस तरह इन्होंने सूबा का वादा किया हुआ था, होना तो यही चाहिए था कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए था। और अगर जनूबी पंजाब सूबे पर भावलपुर का इशू है तो वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने चाहिए थे, नहीं तो फिर भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए था। इसी तरह नए डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, तौसा, कोटद्दू, सादकाबाद, जहाँपुर नए डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए थे। इसी तरह ज़िला लिया को डिवीज़न बनाना चाहिए था, जिन पे पहले भी काम हो चुका था। और इसी के साथ ही दूसरे जो मेन इशू थे, रोड्स का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, बातें तो बहुत करते हैं लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। और कोई पूरे पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने में नाकाम रहे हैं। और इसी के साथ ही इवन जो प्रोजेक्ट इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में पहले अनाउंस किए हुए थे और 2-3 मरतबा ये अपने ADP में शामिल कर चुके थे, उसके भी इतने कम फंड रखे हैं कि ये वो शुरू भी शायद न कर पाए। जी बिल्कुल, महारजा असलाना सब MPA ने हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की जनूबी पंजाब तैनाती पर तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। पार्टी ओहदेदार कहते हैं तहरीक इंसाफ ने तारीखी काम कर दिया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुनेद अनवर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG का जो तैनाती के फैसले पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ सिटी नायब सदर शेख वाजिद शौकत मास्टर मौजूद, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, किस तरह देखते हैं कि हुकूमत ने तो 100 दिन के अंदर सूबा बनाने का वादा किया था, ये अपोजिशन कह रही है, मगर फिर भी जो है वो चले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की जो तकर्री का फैसला किया गया। को इल्म है कि हमारे पास जितनी नशिस्तें हैं उसके मुताबिक हम लोगों ने जो है ये जो मार्का सर अंजाम दिया है ये अपोजिशन के जो दिलों पर है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इस वक्त वो खून के आंसू रो रहे होंगे अपोजिशन। हमेशा अपोजिशन ने वादा ज़रूर किया था, लेकिन ये वादा जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनका था। खान साहब ने ये वादा किया जनूबी पंजाब सूबे का, आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG जो है वो जनूबी पंजाब में तैनात कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अक्सरियत राय से और जनूबी पंजाब सूबा भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम बनाएंगे। अच्छा, उम्मीदें वाबस्ता हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब के मसाइल देखेंगे, उनको हल करने के लिए भी इकदाम करेंगे।
ذمہ داری یہی سونپی گئی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ خان صاحب کی قیادت میں اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں یہ دونوں افراد جو ہیں یہ اپنا جو فرائض ہیں بخوبی انجام دیں گے اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا۔ جی بالکل، رہنما تحریک انصاف کے عہدیداران کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے۔ جنید انور آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں شہر میں غیر قانونی تعمیرات اب بند ہوں گی۔ کارپوریشن نے بغیر نقشہ منظوری کسی بھی تعمیر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور نقشہ منظوری کے لیے خصوصی 1 ونڈو سیل بھی قائم کر دیا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے بیورو چیف طیب سیف سے۔ طیب بتائے گا۔ جی بالکل، جتنے بھی نقشے آتے ہیں ان کو جلد سے جلد پروسیس کرنے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے جسے 1 ونڈو آپریشن کہا جاتا ہے۔ بہاولپور کارپوریشن میں 1 ونڈو سیل کے حوالے سے طویل عرصے سے کام ہو رہا تھا، لیکن وہ مکمل طور پہ فعال نہیں ہوا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ اس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ سی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سسٹم اب آپ نے یہاں پہ متعارف کروا دیا ہے، اس میں کتنے دنوں میں نقشہ پاس ہوگا؟ کون کون سے لوگ یہاں پر بیٹھیں گے؟ اس میں جو باہر صرف ایک ہی کلرک بیٹھے گا اور ڈیوٹی ہوگی کلرک کی علیحدہ، وہ صرف وہاں سے ریسیو کرے گا۔ جس دن سے ریسیو کرے گا 30 ڈیز کے اندر اس کا نقشہ اس کو واپس مل جائے گا۔ لیکن 30 ڈیز کو یہ نہیں کہ پابندی کے پہلے نہیں دے سکتے، اسے ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ جب درخواست لے گا تو اس وقت اس پہ جو آبجیکشن ہوگا وہ بتائے گا۔ اس کے بعد وہ 4 دن بعد رکھے گا، وہ اپنی اسکروٹنی کرنے کے لیے پھر جائے گا وہ جو اسسٹنٹ ہے اس کے پاس، اس کو اجازت ہے 5 دن رکھنے کے لیے، پھر ٹی او پی این سی کرے گا، وہ رکھ سکتا ہے 5 دن۔ اس کے بعد میرے پاس آ جائے گا، میں بھی 5 دن رکھ سکوں گا، اس کے بعد میرا کر کے واپس چل جائے گا۔ اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے، شہری کو صرف ایک جگہ پہ آنا پڑے گا، ہر دفتر میں نہیں جانا پڑے گا، لیکن ابھی تک شہریوں کا کوئی رش دیکھنے کو نہیں ملا، اس والے سے نہیں پتا کیا یہ تقریباً یہ لوگوں کو کل سے پتا چلا ہے، تو اب لوگوں کا رش آٹومیٹک ہو جانا ہے۔ اور دوسرا آپ کو پتا ہے کورونا کی وجہ سے نا کنسٹرکشن بند ہے، شہر میں کہیں بھی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی۔ کنسٹرکشن ہوگی تو لوگ نقشے جمع کرائیں گے نا، ایسے تو فیس نہیں جمع کراتا کوئی بھی وہ نقشے، لیکن اس میں لوگوں کو سہولت بہت ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ اس میں ایک اور بھی ہے نا، یہ نہیں کہ ادھر اس بندے کی مناپلی ہے، وہ آن لائن شکایت بھی کر سکتا ہے کہ جناب میں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میرے پاس جس دن نقشہ پہنچے گا آپ کا تو میں میسج باقاعدہ چلے جائے گا آپ کے موبائل پہ۔ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف طیب سیف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ راجن پور میں نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ترقیاتی کاموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں خرم شہزاد بھٹا۔ بالکل نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی راجن پور میں ترقیاتی کاموں کو بھی پہیا لگ گیا ہے۔ میں اس وقت میونسپل کمیٹی روڈ پر موجود ہوں، اس کو صادق شاہ روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹی پھوٹی تھی اور اب جو ہے یہ روڈ تکمیل کے تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس روڈ کے بننے کے بعد جو ہے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ جاننا چاہوں گا آپ سے، کیا کہیں گے اس روڈ کے بارے میں؟ پہلے تو کافی ٹوٹی ہوئی، پہلے یہ روڈ بہت ٹوٹا ہوا تھا، عوام کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہ آپ کی حکومت کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے نیا روڈ بنا دیا ہے، عوام کو بہت سہولت ہوگی۔ جی بالکل، یقینی طور پر عوام جو ہے کافی اس بات پر جو ہے خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین خضر عباس سے کہوں گا کہ میرے رقم میں دکھائے کہ اس وقت یہاں پر جو ہے اس سڑک کو ہیوی مشینری کے ذریعے جو ہے کارڈن آف بھی کر دی گیا ہے تاکہ اور دیگر جو ٹریفک ہے وہ یہاں سے نہ گزر سکے، تاکہ اس سڑک کو جو ہے جتنی جلدی ہو سکے مکمل کر کے مکمل اس کو تعمیر کیا جائے، اور اس تعمیر کے بعد ترقیاتی کاموں کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ خرم شہزاد بھٹا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی مبینہ غفلت، شہر کی مختلف شاہراہوں اور فلائی اوورز پر رکھے گئے پلانٹرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے علی ریاض سے، علی بتائے گا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی مبینہ غفلت کے باعث جو پی ایچ اے اور مخیر افراد کے تعاون کے ساتھ جو ملتان شہر کی مختلف شاہراہوں پر پلانٹرز رکھے گئے تھے، اب ان کی حالات یہ ہے کہ ان پلانٹرز میں پودے جو ہیں وہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے جو سوکھ چکے ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو متعدد جگہوں پہ پلانٹر جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ملتان شہر بھر کی مختلف شاہراہیں جس میں چوک کشیدہ آباد، چنگی نمبر 9، کچہری فلائی اوور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کورٹ روڈ ہے وہاں پر جو ہے 300 سے زائد جو پلانٹرز ہیں وہ رکھے گئے تھے، لیکن جیسے ہی موسم کی شدت بڑھی ہے ویسے ہی جو پودے ہیں ان کا سروائیول ریٹ
کم ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر سوکھتے جا رہے ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ اے کی جانب سے ان پلانٹرز کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے، تاہم پلانٹرز تو رکھ دیے گئے تھے لیکن یہاں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مالی یا اس قسم کے جو مختلف اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے پودے بھی سوکھ چکے ہیں۔ پلانٹرز کے ٹوٹنے کی وجہ سے پلانٹرز جنہیں یہاں پر شاہراہ کی خوبصورتی میں رکھا گیا تھا، وہ یہاں پر ایک جو عجیب سا منظر پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاہراہ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی مان پڑ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب پی ایچ اے کی جانب سے آئے روز گرین بیلٹس میں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ تاہم علی ریاض آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں ڈی جی خان میں الہ آباد کالونی کی مین گلی میں گندے پانی کا تالاب بن گیا۔ 1 مہینے سے زائد عوامی نمائندوں اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کو درخواستوں کے باوجود گلی میں پانی جمع ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے بیورو چیف ڈی جی خان ذیشان صفدر سے۔ ذیشان بتائے گا اہل علاقہ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میں ڈیرہ غازی خان کی کالونی الہ آباد کی مین گلی میں موجود ہوں اور یہاں پہ یہ مین گلی گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس وقت سیوریج کا گندا پانی جمع ہو چکا ہے، تقریباً 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے یہاں پہ پانی جمع تھا۔ انہوں نے شکایات بھی کی اور اس کے بعد جو ہے گزشتہ ہونے والی بارش سے مزید جو ہے ان کے گھروں میں پانی آ چکا ہے۔ اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا صورتحال کس قدر یہاں پہ پانی گندا جمع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے آگے یہ گندے پانی کے تالاب بن چکے ہیں۔ اس وقت جو بھی راہگیر ہیں یا اہل علاقہ ہیں وہ یہاں پہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں جو کہ یہاں پہ انتظامیہ کے خلاف، ٹی ایم اے کے خلاف اور مقامی عوامی نمائندوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے ہم جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ کی یہ صورتحال ہے اور کہیں پہ آپ نے کوئی شکایات وغیرہ کی ہیں، ان کا ازالہ ہو سکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 1 مہینے سے زیادہ اس برے حالت میں گزار رہے ہیں اور مسلسل ہم نے ایم پی اے صاحب اور اس طرح اس کے علاوہ زرداج گل صاحبہ اور ان کے مقامی ٹی ایم کے پاس گئے، بارہا گئے، لیکن سب نے کہا یہاں سیوریج نہیں ڈلے گی اور اس کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں۔ اب تو یہاں تک ہے کہ پتافی صاحب اور ان کے ایک پی اے ہیں باقر صاحب، وہ یہاں لیبر بھی تک نہیں آنے دیتے، پتہ نہیں کس وجہ سے کہ اور اس ساری صورتحال سے اندازہ آپ لگائیں کہ گھر سے باہر بچے بھی نہیں نکل سکتے، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، گھروں میں پانی پہنچا ہوا ہے اور بیماریاں مختلف پھیل رہی ہیں، ڈینگی بالکل بیماریاں مختلف پھیل رہی ہیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذیشان صفدر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں رحیم بیا خان کا، وہاں پر بھی سیوریج ایشوز ہیں، اسی پر مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ عامر بھٹی بتائے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ رحیم بیا خان کی اسلامیہ کالونی کی مین روڈ کے مناظر ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کے ناقص انتظامات کے بعد جو گٹروں کا پانی ہے وہ مین روڈ پہ اس وقت جمع ہے اور تالاب کی شکل یہ صورت اختیار کر چکا ہے، جس کے بعد یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کو آنے جانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور رہی صحیح کثر یہاں پہ بدبو نے پوری کر دیا ہے۔ علاقہ مکین ہمارے سے موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اما جی کتنے عرصے سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ صفائی کرنے کے لیے کوئی آتا ہے کیا؟ کوئی نہیں آتا، جہاں کچرا پڑا ہوا ہے اور پانی بھی بہت زیادہ، گٹروں کا بھی 25 سال ہو گیا ادھر ایسے ہی رہتا ہے۔ نماز والے کپڑے روزانہ خراب ہو جاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اندر جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر دوبارہ نکلتے ہیں، کوئی نہ کوئی گاڑی گزرتی ہے وہ چھینٹے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی، مطالبہ کیا ہے کہ صفائی نہیں کی جاتی یہاں پہ؟ جہاں عملہ بھیجنا چاہیے ان لوگوں کو، جہاں صفائی کرے، ہماری روڈ بنوائیں، ہمیں بھی اچھا مستقبل چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی۔ یہ روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیوریج کے بھی کافی مسائل ہیں۔ علاقوں مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ اس جو پانی سیوریج کے مسائل کا سامنا۔ عامر بھٹی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں تبدیلی سرکار میں بھی وہاڑی ضلع کونسل کی 37 ڈسپینسریوں کی حالت ناگفتہ ہے۔ 35 WB میں رورل ڈسپینسریوں میں واش روم، ونڈو اور بجلی تک موجود نہیں ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے حافظ صالح محمد سے۔ صالح بتایا گیا اس حوالے سے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ڈسپنسریز بھی موجود ہیں جہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے ہی وہاڑی ضلع کونسل کی 35 WB میں رورل ڈسپنسری ہے جہاں پہ نہ تو واش روم ہے نہ یہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہے۔ عملہ آتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ جو بھی کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پیشنٹ کی ریشو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت سینئر ٹیکنیشین سعید الحق مہاجر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سعید صاحب بتائیے گا کس طریقے سے آپ یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں؟ نمبر 1 جہاں پہ واشنگ روم نہیں ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مریض آئے اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، 2 دفعہ موٹر لگی وہ اتار لی گئی، لیکن اس کے بعد پانی سے ہم محروم ہیں۔
और जो मरीज़ आते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, पानी पीने के लिए, पानी दूसरे इस्तेमाल के लिए, लेकिन पानी ना होने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे चौकीदार या इसके साथ साथ कोई इस तरह का अमला मौजूद नहीं है कि जिससे ये इसकी हिफाजत की जा सके? जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई चौकीदार ना मिला है, ना उसकी उम्मीद है, और ना ही ऐसा हो सकता है, नजर आ रहा है। बिल्कुल, सीनियर टेक्नीशियन सईदुल हक का यही कहना है। फराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को स्टॉप खत्म करने से स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगे। दूर दराज शहरों का ट्रेन पर सफर करने वाले शहरी मायूसी का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। बहावलपुर का रेलवे स्टेशन आज वीरान इसलिए नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो है ट्रेनें नहीं आ रही, बल्कि ट्रेनें तो आ रही हैं, बल्कि यहाँ पर जो स्टॉप थे ट्रेनों के वो खत्म कर दिए गए। सिर्फ 5 ट्रेनें जो है वो यहाँ पर स्टॉप करती हैं, जिसके बायस जो मुसाफिर हैं उनकी दिलचस्पी ही खत्म होती जा रही है। चूंकि 10 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, सिर्फ 5 रुकती हैं, जिनके बायस जो मुसाफिर हैं जो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद है वो यहाँ आते नहीं, क्योंकि ट्रेन का यहाँ स्टॉप ही नहीं होता। यहाँ जो ट्रेनें स्टॉप कर रही हैं उनमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, सरस्कित एक्सप्रेस है, खैबर मेल, शालीमार और बहाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस, जो ये 5 ट्रेनें जो हैं यहाँ पर स्टॉप करती हैं और बाकी कोई ट्रेन स्टॉप नहीं करती। जिन मुसाफरों ने लाहौर से कराची जाना होता है वो भी यहाँ से नहीं टिकट ले सकते, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है मारगला से कराची आते हैं वो भी यहाँ पर नहीं रुकती। इसके अलावा तेजगाम जो पिंडी से कराची ले जाती थी मुसाफरों को वो भी यहाँ पर नहीं रुक रही। इसके अलावा अवामी एक्सप्रेस जो है वो पेशावर से कराची जाती थी वो भी यहाँ पर स्टॉप नहीं करे। इसके अलावा जो है कराची एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची आती थी ये भी यहाँ पर स्टॉप नहीं करी। पाक विजिट जो लाहौर से कराची जाती है ये भी यहाँ पर स्टॉप नहीं वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। शहर के गुंजान आबाद इलाके झंग मोड़ के मेडिकल स्टोर से चोर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। फुटेज में चोर को वाज़ेह तौर पर मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। शहरियों का पुलिस से चोरों को गिरफ्तार करने और नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। और रहीमिया खान में ईद कुर्बान की आमद पर बकरे चोरी करके फरोख्त करने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चोरों से बकरे और असलहा बरामद हुआ। इस हवाले से अपडेट करें ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। माँ कब तक खैर मनाएगी, और यही हाल चोरों का हुआ जो बकरे चोर थे। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बकरे चोरों को गिरफ्तार किया जो ईद से पहले बकरे चोरी करके फरोख्त करते थे। एसएचओ थाना एयरपोर्ट सादिक हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद है। क्या कार्रवाई की गई है, कैसे आपको मालूम हुआ, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए, कितने बकरे बरामद किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके से तकरीबन 1-2 माह से जो ये बकरे चोरी सरका मवेशी का गैंग था, जो मुतरक था, ये बकरे चोरी करते थे। तो डीपीओ साहब मुंसर मेहदी साहब और डीएसपी साहब जब जुस्से साहब की ज़ेर निगरानी और हिदायत के मुताबिक मैंने उस गैंग के पीछे अपनी पूरी टीम लगाई और उनमें से 4 जो गैंग के थे, शेरी मल्ली गैंग जो सरका मवेशी करते थे, उनको गिरफ्तार किया और उनसे असला बरामद किया। और तमाम बकरे जो मेरे इलाके में चोरी हुए थे, बकरे और बकरियां, वो ही मैंने बरामद कर लिए हैं और उसके वसा के हवाले कर दिए हैं। एसएचओ साहब कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए? इसमें 4 मुलजमान हैं जो बकरे चोरी और गिरफ्तार हुए हैं इस टाइम। बिल्कुल, 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया जो बकरे चोरी करते थे। बकरे चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें मुजफ्फरगढ़ थाना शहर सुल्तान पुलिस की 7 मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई सामने आ गई। 7 जवारियों समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 1 लाख रुपए से जायद रकम जबकि मनशियात और शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ थाना शहर सुल्तान पुलिस की मुलजिमान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7 जवारियों समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट करें, पंजाब में नहरों से पानी चोरी की कार्रवाइयों का चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस ले लिया। तमाम कमिश्नर्स को नहरों से पानी चोरी रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान बहावलपुर और बहावलनगर को मुतहरिक होने और मस्बत कार्रवाइयों का खत लिख दिया है। आपको बता रहे हैं पंजाब में नहरों से पानी चोरी की कार्रवाइयों का चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस ले लिया। तमाम कमिश्नर्स को नहरों से पानी चोरी रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए।
और सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना है कि अगर कपास की फसल का रुझान फल उठाने की तरफ कम हो और फसल का कद तेजी से बढ़ा हो तो काश्तकार ग्रोथ रिटार्डेंट का स्प्रे करें। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। कपास की फसल जो है वो अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है और इस हवाले से जो अगेती काश्त है उसका कद माशाल्लाह 3 फुट से भी बढ़ रहा है, जबकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जहां इंसेक्टिसाइड्स का जिसमें वाइट फ्लाई और दीगर मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन जो मौसम है वो हब्स के मौसम के बायस जो लगने वाले टींडे हैं जो वो गिरना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से जो काश्तकारों को है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद। डॉक्टर साहब, गर्मी भी है, हब्स भी है, किस तरीके से काश्तकारों को आप पाशी रखनी है और किस तरीके से जो है इस मौसम में अपने जो लगने वाला फल है, टींडे हैं, उनको बचाना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कपास ऐसा पौधा है जिसको पानी कम चाहिए, लेकिन हमारे कुछ काश्तकार भाई ज़्यादा लगा रहे हैं। इसकी वजह से दो नुकसान होते हैं। एक तो फल गिरना शुरू हो जाता है हब्स की वजह से, तो दूसरा ये है कि इसका कद बढ़ता जाता है। तो अभी जो हमारे पीछे इधर क्रॉप है ये अप्रैल की सोइंग है और जो सामने है ये मई की है। तो अब इसमें देखें जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, सारा इसमें फ्रूट आ रहा है, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने की वजह से शेडिंग हो रही है। तो इसको इस शेडिंग को जो गर्मी की वजह से और इसको रोकने के लिए अगर हम जिंक सल्फेट 250 ग्राम और बोरिक एसिड 250 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें 100 लीटर पानी में, तो इसमें कमी आ सकती है। वैसे इसकी असल वजह तो यही है कि हमारा जो रात का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, आजकल तकरीबन 35 है। जैसे ये कम होगा ये फ्रूट खुद ही सेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो गिर भी रहा है उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पौधे में गिरना ही होता है कुछ ना कुछ फ्रूट, तो ये दोबारा आ सकता है। जो गिरेगा उसकी जगह पे या उसके 1-2 नोड छोड़ के नया फ्रूट लग जाएगा। तो पानी आप कम इस्तेमाल करें, तकरीबन हाफ यूज़ करें, और अगर मौसम में बारिश होने का फोरकास्ट है तो उसके हिसाब से भी उसका इंतज़ार कर लें, नहीं तो लगाएं भी जितना पहले लगा रहे थे उससे आधा पानी अब इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, इस मसले पे जो आपाशी है वो इंतहाई अहम है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि कोरोना इमरजेंसी में मुतारिफ कराया जाने वाला ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम फायदा ना दिखा सका। असातिज़ा और तलबा दोनों के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जिन कॉलेजेस ने ऑनलाइन सिस्टम को पहले से अपनाया हुआ है वो इसको बेहतरीन निज़ाम करार दे रहे हैं। ज्यादातर तालीमी इदारों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की सहूलत ही मौजूद नहीं, जबकि 100 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन क्लासेस हासिल कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना इमरजेंसी में मुतारिफ कराया जाने वाला ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम फायदा ना उठा दे सका। असातिज़ा और तलबा दोनों के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। जिन कॉलेजेस ने ऑनलाइन सिस्टम को पहले से अपनाया हुआ है वो इसको बेहतरीन निज़ाम करार दे रहे हैं। ज्यादातर तालीमी इदारों के पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की सहूलियात ही मौजूद नहीं। 100 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन क्लासेस में हासिल कर रहे हैं तालीम। इसी बारे में मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के स्टूडेंट्स को इस वक्त मुश्किलात का सामना है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में जो है अटेंड तो कर रहे हैं, मगर उसमें भी मुश्किलात का सामना। लेकिन कौन कौन सी मुश्किलात हैं इसी हवाले से जानते हैं। कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, एज ए प्रोफेसर जो है आप बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस में जो लेक्चर्स दे रहे हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक पंजाब कॉलेज से है, हाफिज़ खावर सफदर मेरा नाम है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास दूर दराज से बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे बढ़ के उन्हें इश्यूज़ आ रहे हैं नेट की फैसिलिटी अच्छी तरह मुयस्सर नहीं आ रही। नेट बार बार कट जाता है बीच में, बच्चे क्लासेस में ऑनलाइन बैठे होते हैं, उनको आवाज़ समझ नहीं आ रही होती, आवाज़ कट रही होती है। और मैनी मोर टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पे हमारे पास आ रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये है उनके पास ना ही लैपटॉप मौजूद है, लैपटॉप की फैसिलिटी है, ना उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी है। हालांकि तमाम टीचर्स जो हैं बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी यूट्यूब के जरिए, ठीक है, कभी उन्होंने जूम ऐप को यूज़ करना है, कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ करना है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी तरह अपटेक नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए, जैसे वो रेगुलर क्लासेज में कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए था जनरली तौर पर कि जब लॉकडाउन करने जा रही थी तो थोड़ा सा 1 वीक पहले, 15 दिन पहले कम अज़ कम हमें जस्टिफाई ज़रूर करती, क्योंकि हमें बाकायदा ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दी गई है हमने किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट को या जूम को यूज करना है। तो आपको पता है ऑनलाइन ट्रेनिंग में और फिजिकल ट्रेनिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स हमारे से मौजूद है, बताएगा कि आप ऑनलाइन कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन क्लासेस हासिल कर रहे हैं?
जी मैं MS फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस थ्रू यूट्यूब हमारे पास लेक्चर्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास जूम पे मीटिंग होती हैं। टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो कीमती वक्त है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए कुछ मसाइल हैं कि उनके पास इंटरनेट के इश्यूज हैं, कहीं सर्विसेज सही नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, तो इस तरह के तलबा को मसाइल हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी इस हवाले से? बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स को देनी चाहिए थी जो नाबल्द हैं कंप्यूटर से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो किस एंगल से आप देखते हैं कि किस तरह से इनमें बेहतरी लाना चाहिए या फिर कौन सी मुश्किलात का सामना? जी, ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को सबसे बड़ी टेंशन ये है कि दूर दराज इलाके में जहां हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है, तो वहां स्टूडेंट्स को रोज़ाना के लेक्चर जो अपलोड होते हैं उन्हें गेन करना, फिर उनको तैयार करना, ये बहुत बड़ा मसला है। इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए तो यहाँ तो हमारे सेमेस्टर सिस्टम में ऑनलाइन की फिजिकल, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ऑनलाइन होती हैं तो हमारे पास टीचर की फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट के साथ, ये सबसे बड़ा लॉकडाउन होता है। और उसके अलावा जब यूनिवर्सिटी नहीं जाते या कॉलेजेस या स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं जाते, घर बैठकर पढ़ते हैं, तो उनके लिए टाइमिंग का भी इशू है। बाज़ का किसी वक्त लेक्चर अपलोड होता है, ये टाइमिंग का भी फ़र्क आ रहा है। तो इनको हुकूमत को चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस को प्री प्लान करें ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई मगर मुकम्मल ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे हैं। आमिर भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं, कोरोना इमरजेंसी में ऑनलाइन तालीमी निज़ाम के बारे में असातिज़ा का कहना है कि बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए डिवाइसेस और सहूलत मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इकदाम है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, ये रीमर खान जो है ना वो दही इलाका है, स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो सबर्ब्स जो इसके दही इलाका जाते हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मसाइल हैं, बेसिक जो है प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, हमें तो देखें सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं और कॉलेज हमारा हमें सहूलियात दे रहा है। मतलब हमारे पास जो फ़ोन की सहूलियात, बेसिकली ऑनलाइन क्लास में जो हमारे पास लैब है वो अच्छी है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। एंड पे है प्रेजेंस का, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस का। स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि हमारा रीमर खान एक साउथ पंजाब में एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स पूरे इलाका जात से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जब डिवाइसेस नहीं होंगी, बेसिक मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे, तो कैसे ये मुमकिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। ये मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मुश्किल ये है हमारे पास। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से गवर्नमेंट का ये जो ऑनलाइन क्लासेस का इक़दाम है ये बहुत ही अच्छे हैं, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इस पैंडेमिक में हम इससे बेटर शायद कर भी नहीं सकते थे, लेकिन जहाँ पे हर चीज़ के जैसे मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स होते हैं, इसके भी ऑनलाइन क्लासेस के भी जो है वो बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, जिसमें बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो दूर दराज के ख़ास तौर पे विलेज एरियाज़ के बच्चे हैं, उनके पास नेटवर्क की कवरेज इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नहीं ले सकते। और दूसरा ये है कि बच्चों की अटेंडेंस का भी इसमें इशू आ रहा है कि पूरे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते। जैसे अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो मेरे पास 200+ बच्चे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लास होती है। आज का जो मेरा लेक्चर था उसमें जस्ट 35 बच्चे जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो बाकी बच्चे नहीं आए। अब हमने फिर इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये किया है कि वो जो लेक्चर होता है उसकी रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, वहाँ पे बच्चे अब लर्न करते हैं, ये नहीं करते, इसका हमें फीडबैक अभी तक जो है वो लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए अगर ऑनलाइन क्लासेस को ही जारी रखना है तो इसके साथ साथ बच्चों की हर लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग लाजमी है। ट्रेनिंग के बगैर ऑनलाइन क्लासेस का जो इनकाद करना है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जैसे हम होप कर रहे हैं। जब भी हम अपने कन्वेंशनल वे से कोई और फेज़ की तरफ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं।
آن لائن سسٹم کے حوالے سے کیونکہ یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو پنجاب گروپ آف کالجز تو لاسٹ 4 ایئر سے آن لائن ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم پیرلل جو ہے یہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو EL.PGC کے نام سے. اب ہم نے باقاعدہ طور پہ مائکروسافٹ کے ساتھ کارپوریٹ ڈیل کی ہے، جس کے اندر ہم آڈیو اور ویڈیو سپورٹ کے ساتھ ہمارے ٹیچرز جو ہیں بچوں کو لیکچر دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نک اینڈ کارنر آف دا کنٹری میں ہر بچے کے پاس، کیونکہ لیپ ٹاپ اور موبائل اور اس طرح کے ڈیوائسز کے بغیر اور پھر اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کے بغیر آن لائن کی جو پرابلمز ہیں وہ اسٹل ارائز ہوں گی. جب آپ روٹ لیول کے اوپر جائیں گے یعنی کڈز کی طرف جائیں گے تو ان کو انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آئے گی، کیونکہ یہ کالج لیول کے اوپر اور یونیورسٹی لیول کے تک تو کسی حد تک ہم اس کو سپورٹیو کہہ سکتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن کہ ہم اس کو کہیں کہ اسی کے اوپر ایمفیسس کریں. بچوں کے لحاظ سے اس میں کافی پرابلمز آئیں گی. آن لائن ایجوکیشن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسکولز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہیں چاہے پرائیویٹ ہیں، ان کے پاس سورس ہی نہیں تھا کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کو فوری طور پر مینیج کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو مینیج کیا ہے. مینیج کرنے کے بعد اب دیکھنا یہ تھا ہم لوگوں نے کہ آگے وہ بچے جنہوں نے آن لائن ایجوکیشن لینی تھی کیا ان کے پاس اس لیول کا موبائل، لیپ ٹاپ یا کوئی اور فیسلٹی موجود ہے یا نہیں. اب جب دیکھا گیا ہے تو کوئی 10 to 15% ایسے بچے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ آن لائن ایجوکیشن لے سکتے ہیں. 85 to 90% بچے ایسے ہیں جن کے پاس اس ٹائپ کا نہ تو موبائل ہے نہ ہی ان کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی فیسلٹی موجود ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈھونگ ہے سارا آن لائن ایجوکیشن کا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ کوئی اور سلسلہ نکالتے جس کے تحت ان بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی. یہ مکمل طور پر ایک فلاپ سسٹم ہے جس کو جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اور اساتذہ کا موقف آپ نے جانا. آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ شیخ زید میڈیکل کالج ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ نئے نظام کے لیے اساتذہ کی تربیت نہیں ہے. اسی پر مزید جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم صدیق بتائے گا مزید ان کا کیا کہنا ہے. جی کووڈ-19 شروع ہوا تو اس کووڈ-19 کے ساتھ تعلیمی سلسلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، تو اس سلسلے کو جوڑنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا. مگر آن لائن کلاسز میں بچوں کو سمجھانے والے ٹیچرز اور بچے جو سمجھنے ہیں ان میں ایک مخصوص قسم کا گیپ پایا گیا ہے. اس گیپ کی کیا وجہ ہے، اس وجہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر برہان مصطفیٰ جو ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ شیخ زید میڈیکل کالج ہے. ڈاکٹر صاحب آن لائن کلاسز کا چل رہی ہیں اور آن لائن کلاسز میں کنیکٹیویٹی وہ تو ایک علیحدہ سے ایشو ہے، مگر اس کے ساتھ بچوں کی ذہنی اپروچ وہ نہیں ہو پا رہی یا پڑھانے والے کے ساتھ کی طرف سے ان کا انٹریکچوئل وہ نہیں ہو رہا ہے جو سیدھا لائیو کلاسز میں ہوتا ہے. تو کیسے یہ کیا فرق ہے، کیوں اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے، کہاں پہ ایک فرق نظر آ رہا ہے جو بچوں اور ٹیچرز کے درمیان گیپ پیدا کر رہا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل جیسے آن لائن کلاسز کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو ایک تعلق ہے وہ ایک نئے سرے سے آج کی دنیا میں قائم ہو رہا ہے اور شاید دنیا کووڈ کے بعد ویسی نہیں رہے گی. تو یہ اس اساتذہ کے لیے بھی ایک نئی ٹریننگ ہے، ان کو نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور دنیا بھر میں اس وقت اسائنمنٹس کی باتیں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بجائے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ماڈل کی بات ہوتی ہے، ٹیچر سینٹرڈ ماڈل کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کووڈ کی وجہ سے اب ایک نیا ٹرینڈ ضرور ابھر کے آ رہا ہے کہ اب اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ماڈل کی بات ہو رہی ہے. اس سے اساتذہ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور میرا خیال ہے اس سیکھنے سے ٹیچرز کی زیادہ اساتذہ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اس دور تک سیکھنے تک پرابلمز آ سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے ایک لرننگ فیز ہے. اور ہمیں کس کو سیکھنا چاہیے، ٹیچرز کو یا اسٹوڈنٹس کو؟ ٹیچرز کو. میرا اپنا خیال ہے کہ ٹیچرز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں سے اکوپ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کر جا سکیں. بالکل، بچوں کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے جانا ہے کہ نیو جنریشن ہے وہ بچوں کو بھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کر جانا ہے. عاصم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اپنا سالانہ بجٹ منظور کر لیا جس کے تحت یونیورسٹی میں 10 شعبہ جات کے لیے 4 نئے تدریسی بلاک بنائے جائیں گے.
फंड्स में 1217 मिलियन रुपए सर्व किए जाएंगे, जबकि तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती कामों में शोबा फार्मेसी, कन्वेंशन मेडिसिन, सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, कंप्यूटर साइंसेज, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए इमारतें बनाई जाएंगी। बहावलनगर कैंपस में भी एक तदरीसी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बजट में यूनिवर्सिटी तलबा के लिए 383 मिलियन रुपए स्कॉलरशिप्स के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। सालाना बजट पेश करने के इजलास की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने की। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने अपना सालाना बजट मंजूर कर लिया, जिसके तहत यूनिवर्सिटी में 10 शोबाजात के लिए 4 नए तदरीसी ब्लॉक बनाए जाएंगे। फंड्स में 1217 मिलियन रुपए सिर्फ तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।